Okay, welcome everyone. Whosoever watches these videos. आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे रीजनिंग के, दो टॉपिक करेंगे क्वांट के। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। और पहला टॉपिक है, पहले हम लोग रीजनिंग से आज शुरू करते हैं। तो सीरीज हम लोग कर रहे थे। कल हम लोगों ने दो चैप्टर किए थे। एक था एचसीएफ और एक क्लासिफिकेशन। सीरीज कर रहे थे बट फिर विशु गॉट विशु हैड टू लीव। अब यहां से शुरू करते हैं। तो ठीक है, सीरीज राइट। सीरीज में तीन तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तीन तरह की सीरीज होती है, तीन तरह के सवाल आते हैं। टाइप वन, ठीक है। टाइप वन है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, राइट। ये क्या होता है, हमने शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल विशु बताना, इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है? 4, 8, डैश, 32, 64। 16। यस, यस। अच्छा एक बात बता दो कि स्क्रीन पे क्या विजिबल है? लाइक सिर्फ वो जहां पे लिख रहा हूँ वही विजिबल है ना? ये नंबर सीरीज विजिबल है बस, और सीरीज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज एवरेज परसेंटेज। हाँ, मतलब मेरा चेहरा विजिबल नहीं है, राइट? नहीं। ओके, गुड। तो हाँ, 16, राइट। तो यही है। एक सवाल इससे आता है कि मिसिंग नंबर बताइए, नंबर सीरीज का। उसमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न में आप या तो ऐड कर रहे होते हैं नंबर्स को, या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इस तरह से रहता है। या फिर रॉन्ग टर्म आ सकता है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो जैसे 5, 10, 15, 19, 25, तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या है? 19 है ना? तो ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। और अलग अलग तरह का हम लोग नंबर सीरीज में भी अलग अलग तरह का हम सीरीज पढ़ते हैं। जैसे प्राइम नंबर सीरीज। ये सीरीज कौन सी होती है? जिसमें प्राइम नंबर्स लाइन से लिखे हुए रहते हैं, या तो डिक्रीजिंग में या तो इंक्रीजिंग में। तो इसमें भी आपको हो सकता है कि पूछ दे कि बताओ रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो जो कॉम्पोजिट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। या उल्टा पूछ सकता है, सारे कॉम्पोजिट हैं उसमें एक प्राइम है, तो आपको वो चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म पूछ सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, बताओ 4, 9, 25, 49, 121, 169, डॉट डॉट डॉट। अगला टर्म बताइए। 4, 9, सॉरी, 25, 49, 121, 169, डॉट डॉट डॉट। ये अगला टर्म बताना है। 196। 196। ओके, नहीं, ये तो सही नहीं है। अ, देखो ना क्या है, वो स्क्वायर्स हैं, लेकिन सिर्फ वो नंबर्स के स्क्वायर नहीं है। दो स्क्वायर, आई शुड नॉट डू दिस। हाँ, हमको यहाँ जा करके, यस, ये नंबर्स के स्क्वायर हाँ, नहीं है गॉट सिर्फ। इट गॉट इट। हाँ, प्राइम। प्राइम, यस। तो लास्ट वाला 13 स्क्वायर है, इसके बाद का जो नंबर होगा वो 17 स्क्वायर होगा, विच इज 289। दैट इज, यही है बात, ठीक है। तो ये है प्राइम नंबर सीरीज, ठीक है। तो ओके, इसके अलावा एडिशन सीरीज होता है। देर इज एडिशन, आई डोंट नो क्या लिखने वाला है ये। हाँ, एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, डिवीजन सीरीज। सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन सीरीज में देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, -21। आंसर
18। यस, इसमें तीन तीन ऐड होते जा रहा है, मतलब बेसिकली तीन का टेबल है। अब सब्ट्रैक्शन सीरीज में देख लीजिए, तो 85, 81, इसमें रॉन्ग टर्म बताना है। 85, 81, 73, 55, 25, 87, 85, 81, 73, 55, 25। इसमें बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सा है। 73। नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखते हैं। 87 में से 85, 2, 85 में से 81, 4, 81 में से 73, 8, 73 में से 55, 15, 18। और तो यहाँ पे आप देखिए, 2, 4, 8, यहाँ 16 घटना चाहिए, और इसीलिए आंसर आना चाहिए कितना, 57, नहीं सॉरी, हाँ 57, राइट। यहाँ 55 लिखा है, तो दिस इज द रॉन्ग टर्म। समझ में आई? हाँ हाँ। कहाँ गलती हो रही थी? ये ना मैंने 87 क्वेश्चन ज्यादा लिखा था। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये है बात। अब एक्चुअली शायद मैंने ही आधा बोल दिया होगा, शायद 87 मैंने शायद बोला ही नहीं था शुरुआत में। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन सीरीज। फिर है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो बताइए। अ, ओ, shit, 2, 6, 30, 210, एक्स, 3, 30,030, डॉट डॉट डॉट। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। हाँ, 23, 10 तो 110। यस, 2310, यही बोला ना? हम्म। यस, करेक्ट। तो तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बस ये हो रहा है कि इंटू 3, इंटू 5, इंटू 7, इंटू समथिंग, और यहाँ इंटू 13, तो यहाँ इंटू 11 होगा, बिकॉज अगेन प्राइम नंबर्स। तो इसको प्राइम सीरीज का भी एग्जांपल कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज का भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। लास्ट है डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज में यही होते जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल है 50-40, सॉरी ये कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अरे यार, ये सब मिटाना होगा। राइट, 50-40, फिर लिख दिया मैंने कॉमा। उसको कॉमा मत पढ़ना प्लीज। 720, 120, 24, डैश, 2, 1, 1। ठीक है, यहाँ पे 50-40 नहीं है, ये एक्चुअली, ये 2 1 अलग है या एक ही है? नहीं 2 और 1 अलग है। तो बेसिकली 5040, 720, 120, 24, डैश, उस डैश की जगह भरना है, फिर 2 और 1। सॉरी।
राइट। दिख रहा है क्या कुछ? नहीं, ये लिखा हुआ ही दिख रहा है बस। ओके। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न दिख रहा है क्या कुछ? नहीं। ओके। तो ये है, जैसे देखिए 5040, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा उल्टा दिमाग का है तो थोड़ा समय लग सकता है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 720 आता है। देखिए 7 0 0, 7 2 14, हाथ में एक, 7 7 49 और एक 50। फिर 720 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 आता है। 120 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आता है। 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है, यानी कि 6 आंसर। और 6 को 3 से डिवाइड करने पे 2 आता है, और 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है। ये है पैटर्न। बेसिकली आपको डिक्रीजिंग नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? हाँ। राइट। तो ये है मामला। अब इसके बाद एक जो थोड़ी सी टफ सीरीज होती है, वो होती है जो कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, कॉल्ड मिक्स्ड सीरीज। स्पीशीज लिख दिया भाई साहब, सीरीज। ठीक है। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि ये सारे ऑपरेशंस किसी पैटर्न में हो सकते हैं, कि मतलब जोड़ा भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी किया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 48 कॉमा 24 कॉमा 72 कॉमा 36 कॉमा 108 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये बताइए, अगला टर्म बताना है। 54। यस। तो क्या पैटर्न था, समझाइए। 2 से डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3, यही पैटर्न। यस। हाँ, यस। बेसिकली तो मिक्स सीरीज में यही होता है कि दो तीन ऑपरेशंस का पैटर्न होता है। ठीक है। हमने देखा कि जैसे नंबर सीरीज में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होता है जो मिक्स सीरीज का हो, डिवीजन का हो, ये सब थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। और इजी कौन सा होता है? इजी होता है, इजी होते हैं ऊपर वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन टाइप के। उसमें से भी जो मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, मिसिंग लिख रखा है भाई साहब, मिसिंग टर्म का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है रॉन्ग टर्म वाले से। मिसिंग इजी देन रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज आपको पहले तो उसमें सही पैटर्न पता होना चाहिए, और उसके बाद उस पैटर्न को कौन फॉलो नहीं कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो फाइंड आउट करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर वो रॉन्ग नंबर है तो उसका यूज आप कर नहीं पाओगे पता करने के लिए। वो खुद उस पैटर्न को बिगाड़ रहा होगा, तो वो कैसे बिगाड़ रहा है आपको ये पता करना होगा। तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम लोग एक सवाल करते हैं जिसमें मिक्स सीरीज भी होगी और हमें रॉन्ग टर्म भी निकालना है, ताकि हार्डेस्ट क्वेश्चन हम इसका कर ले। क्वेश्चन है कि 75, 79, 72, 80, 69,
83, 66। इनमें से आपको, ये एक पैटर्न में है, इनमें से आपको एक रॉन्ग टर्म बताना है, जो रॉन्ग टर्म है इसमें। मैं भी ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई कीजिए। ये पॉसिबली थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। विशु आइडिया लग रहा है? नहीं। ओके, इट इज डिफिकल्ट, डोंट वरी। मुझे भी, मैंने सॉल्व किया तो मेरा राइट आंसर ये आ रहा था, बट ये राइट आंसर नहीं है अपेरेंटली। राइट पैटर्न जो इसमें दिया हुआ है वो है, इनमें पैटर्न है, देखो, -3, -3, -3, और इनमें पैटर्न है अपेरेंटली +3। तो यहाँ 77 होना चाहिए। दैट इज द आंसर। मेरा दिमाग, हम ये लगा रहे थे कि अच्छा, +4 हुआ, -7 हुआ, ठीक है, +8 हुआ, -11 हुआ। तो मेरा कुछ ऐसा बन रहा था कि 4, 8, 12 ऐड करते जा रहे हैं, और फिर -7, -11, -13, तो वो यहाँ जाके ब्रेक हो रहा था, तो मुझे लग रहा था यही है, बट ये वाला आंसर निकला। तो ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और प्रैक्टिस के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए, बट प्रैक्टिस करना तो मस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और सीरीज होती है जो थोड़ा इससे भी डिफिकल्ट हो सकती है, वो है सीरीज ऑफ सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप एक सीरीज देखते हैं, उन सीरीज में जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने घटाने पे एक दूसरी सीरीज बनती है जो पैटर्न में होती है, समझे। फॉर एग्जाम्पल, 0, 19, 45, 85, 153, 277, डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगला आंसर क्या होगा? आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन। अगला जवाब होगा 513, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? इसका पैटर्न है, 0 में आप 19 जोड़ते हैं, 0, ओ सॉरी, आई शुड डू दिस, 0 फिर 19, तो आपने 19 जोड़ा, ठीक है। फिर 19 से 45 आपने 26 ऐड किया, 45 से 85 आपने 40 ऐड किया, राइट। 85 से 153 आपने 68 ऐड किया,
277 आपने लेट्स से 424 124 ऐड किया, isn't it? है ना? तो लुक एट दिस, अभी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, बट इफ यू डू दिस, अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। तो दिस इज नथिंग बट 7, दिस इज नथिंग बट 14, इज इट 14? यस। दिस इज नथिंग बट 28, दिस इज नथिंग बट दिस। तो अगले वाले में क्या जोड़ना होगा ये बता दो विशु। विशु 56 का मल्टीप्लाई बाय 2। यस, क्या होगा? करो मेरे साथ, 6 2 जा 12। हाथ में एक, और 112। यस 112 ऐड होगा। और हाँ, तो 112 ऐड होगा किसमें? इसमें नहीं, इसमें। तो ऐड होने के बाद क्या आएगा? 4 2 6, 2 1 3, 1 1 2, 236 ऐड होगा। और 236 में ऐड होगा 237 में, ठीक है। सो क्या है आंसर फिर? 7 6 13 हासिल 1, 3 3 6 1 7। हुआ है? कुछ हुआ क्या? अच्छा, ये 277 है ना, सॉरी सॉरी, दिस इज 277। तो 7 6 13 हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 513, ठीक है। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, डिफरेंस निकाला, उनमें कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन डिफरेंस का डिफरेंस निकाला तो वो पैटर्न में। इसी को कहते हैं सीरीज ऑफ सीरीज, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ। हाँ, तो ये आ सकता है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। एंड दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम नंबर सीरीज, ठीक है। अब आ जाइए, नंबर सीरीज हो गया। अब अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है टाइप 2, इट्स कॉल्ड लेटर सीरीज। ये इजी होता है। तो लेटर सीरीज में बेसिकली अल्फाबेट्स की बात हो रही होती है। तो सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं ए डी जी जे, अब इसके बाद बताइए ए डी जी जे, इसके बाद का टर्म बताइए। एम। यस, एम, करेक्ट। ऐसे ही होता है, ठीक है। एक और बना लीजिए, बी ई एच, ये एक है, एक टर्म है। के एन क्यू, ये दूसरा टर्म है। टी डब्ल्यू, सॉरी, टी डब्ल्यू जेड, तो अगला टर्म बताना है। अगला टर्म याद रखिए कि 3 लेटर्स का होना चाहिए। इन सब में हमेशा याद रखिए इजोती को। जिनको नहीं पता है, अल्फाबेट में ई 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, और वाई 25वें नंबर पे आता है।
तो अगर आप इजोती इजोती इस ट्रिक को याद रख लें तो आपके सारे सवाल बन जाते हैं। ये CFI आया है। एक सेकेंड, क्या आंसर बताए? CFI। आई, यस, करेक्ट। कैसे किया? पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्लस प्लस 3 इनमें ऐड हो रहा है, फिर जो अच्छा। पहली टर्म है वो दूसरी टर्म से बी में 9 ऐड करेंगे तो 11, के में 9 हम्म ऐड करेंगे तो 20, फिर हम्म ऐसे ही 20 में हम्म, 9 ऐड करेंगे तो 26 पूरे लेटर होते हैं, फिर 3 पर सी आ जाएगा। यस। और उसके बाद तो दो दो का अंतर है, तो सी तीन डी तीन ई, हाँ मतलब तीन तीन का अंतर है, सी डी ई हाँ, एफ और जी एच, हाँ, जी एच, हाँ दो दो का अंतर है, सी डी, सॉरी डी ई एफ, ओके हाँ ठीक है, ओके करेक्ट। तो ये है मामला, ठीक है। एक टिपिकल क्वेश्चन आता है जो हर एग्जाम में आता होगा, जो जिसमें भी अगर क्वांट है या रीजनिंग है तो उसमें वो सवाल आता है, ठीक है। वो कौन सा है? उसको कहते हैं लेटर सीरीज के अंदर ही कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में अलग अलग टर्म्स नहीं होते हैं, एक पूरी सीरीज होती है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो उसको करने का तरीका बताता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। रखे हुए मार्क्स हैं, अगर आप खाली ढंग से एक बार पूरा मतलब तरीका समझ जाए, ठीक है। अरे वेर डिड, हाँ, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ए डैश सी डैश बी डैश ए बी डैश ए डैश सी ए डैश सी। अब इसमें जो डैश डैश है उसके जगह पे भरना है। तो गिन लीजिए टोटल, इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं। गिन लीजिए कि टोटल कितने लेटर्स हैं। एक दो तीन, डैश को भी गिनिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15 है। जनरली ऐसे ही रहेगा, वो 5 के मल्टीपल में रहेगा, 6 के मल्टीपल में रहेगा, 4 के मल्टीपल में रहेगा या 3 के मल्टीपल पर रहेगा। तो ये 5 के मल्टीपल पे भी है और 3 के भी है, तो आपको जो सुविधा लग रही है। मैं 5 पे बनाता हूं, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 5 5 के ग्रुप में इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ए डैश सी डैश बी, ये एक ग्रुप हो गया। डैश ए बी डैश ए डैश सी ए डैश सी। अब इनका लाइन से पैटर्न देख लेना है बस। तो देखिए यहां क्या लिखा है, ए डैश 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 ए सी सी बी ए। तो ये सी बी ए देखने के बाद मुझे समझ में आया कि देखो इन लाइंस में हर लेटर एक बार जरूर आ रहा है। इसका मतलब अगर ये सी बी ए है तो ये यहां पे बी होना चाहिए, क्योंकि यहां ए और सी आ चुका है। अब देखिए यहां या तो बी सी होगा या सी बी होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखिए अगर ये बी ए सी है तो अगले वाले में ये सी ऊपर आ गया और बी ए नीचे चला गया। मतलब ये ऐसे सर्कुलर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है और फिर बाकी दोनों नीचे खसक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे बी होगा, क्योंकि तभी तो नेक्स्ट टाइम बी ऊपर आएगा और ए और सी नीचे आ जाएंगे। फिर सी ऊपर आएगा, बी और ए नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ए ऊपर आएगा, है ना, और सी और बी नीचे चले जाएंगे, फिर बी ऊपर आएगा और ए और सी नीचे चले जाएंगे। यानी आपका जो आंसर है वो है, अब यहां से आपको यहाँ इस ऐसे लाइन में लिखना है, क्योंकि ये ऐसे सीधा लिखा हुआ था ना। तो बी ए सी सी बी बी, ये है आंसर। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से जो ये होगा वो आपको टिक कर देना है। विषय समझ में आया? हाँ। राइट। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा बना के देखते हैं, ठीक है, तब आपको और क्लियर होगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें शायद
दिया नहीं हुआ है, हाँ दिया है, चलिए बनाते हैं। लेट्स सी। यस, तो इसमें क्या करना है? हाँ, इसको ऐसे देखिए। क्वेश्चन है सी डैश ए सी डैश ए डैश ए डैश बी सी डैश बी सी सी। ये है क्वेश्चन। 5 डैश है, आपको उसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस चाहिए या ऐसे ही निकाल दीजिएगा? ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। बना गया विशु? नहीं। मैं सच बताऊं तो मेरा भी नहीं बना। ठीक है, ये आया आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी, पता करते हैं। कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो द आंसर इज, आंसर लिखता हूँ फिर देखेंगे पैटर्न क्या है। पैटर्न तो नहीं बताया, सीधा आंसर लिखा हुआ है। तो अरे यार, द आंसर इज सी सी बी बी बी। ये है आंसर। मतलब यहां पे होगा, यहां पे होगा सी, यहां होगा सी, यहां होगा बी, बी, बी। अब देखते हैं क्या है पैटर्न। ठीक है, सी सी ए, सी सी ए बी ए बी बी, सी बी बी। ओके, नाउ व्हाट इज द पैटर्न? मैंने एक चीज तो डिकोड की थी कि हर 3 में, ऐसे तो ये 16 नहीं 17 है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने पहले कभी ऐसा सीरीज नहीं देखा। 18 था क्या?
नहीं 17 है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17, राइट राइट राइट। तो 17 है, तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि 17 है, लेकिन ठीक है, अब आ गया तो क्या करना है। मैंने देखा कि हर चार में कोई एक लेटर 3 बार रिपीट होता है। नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब हर तीन में कोई एक लेटर 2 बार रिपीट होता है। तो CCA, फिर ABB, CBB। तो क्या रिपीट होगा, ये बस पता करना है, ठीक है। तो CCA, आई हैव नो आइडिया। क्यों है ऐसा, कुछ पता चल रहा है क्या? मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, ये ABA के बाद में फिर ABB हो गया। हम्म लेट्स सी। हम्म इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इस सवाल को मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा, कल बताता हूँ। दिस इज अ डाउट, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाते हैं फिर, ठीक है। उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है, ये सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यार, हम्म तो द क्वेश्चन इज डैश A, डैश B, डैश B, डैश A, डैश B। थोड़ा सा दिक्कत हो गया लग रहा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? हाँ टोटल 20 है ना। यस। ठीक है।
बना क्या? हाँ। कितना है? बी, ए, ए, ए और ए। ओ, एक बार फिर से बोलना। बी, बी, ए, ये ए, कौन से वाला? हाँ। ये हाँ, 4A उससे पहले बी, यही ना? हाँ। हाँ। ओके, तो ठीक है, बट ये ऑप्शन में नहीं था। क्या है पैटर्न? ये हर इसमें 3 बी है, मैंने क्या किया, 5 का बना लिया। अच्छा, टोटल 5 का 20 बना। थे तो 4 बने, 4 बॉक्स। हम्म। फिर हाँ। 3, हर इसमें रिपीट हो रहा है, 3 है और 2 बी। अच्छा। हम्म। एक्चुअली मैंने भी 5 से चालू किया था, बट 5 से बना नहीं। फिर मैंने 4 से ट्राई किया। ठीक है, तो 4 से बन गया, और मतलब आंसर भी सही है, तो इट्स बेसिकली A A A B। ठीक है, फिर A A, मैंने ये दिमाग लगाया कि देखो, जब 4 4 से बनाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में सारे बी मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू किया मैंने, A A B। उसके बाद यहाँ एक ए यहाँ बी में कन्वर्ट हो गया, तो A A B B हो गया। ठीक है, फिर थर्ड में 3B, मतलब ये वाला ए भी यहाँ बी में कन्वर्ट हो गया, तो ए और 3B। अब उसके बाद रिटर्न, फिर ये ए में कन्वर्ट हो गया, A A, A B, 3A। तो ये फर्स्ट फर्स्ट वाले का रिपीट है ये। ठीक है, एंड देन ये सेकेंड वाले का रिपीट, A A B B। तो ऐसे करके, दिस इज डिफिकल्ट, आई मीन, तो शायद ऑप्शंस इसमें मैंडेटरी है, अदरवाइज आप क्या पैटर्न लगाओगे, थोड़ा सा मुश्किल है मामला। ठीक है, बट ब्रॉडली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि कैसे करना है। हम या तो 4 के 5 बना हाँ, क्या? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। राइट, या तो हम 4 के 5 बना सकते थे, या 5 के 4, और 5 के 4 से सॉल्व हो रहा था। मुझे पता नहीं है कि शायद 5 से होगा कि नहीं होगा, नो क्लू। थोड़ा सा रीजनिंग में आपके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, तो ठीक है। आखिरी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी सीरीज का नाम है, विच इज टाइप 3 सीरीज, उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें नंबर लेटर दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनाइए, एक क्वेश्चन देते हैं। लेट्स से B4 F36 J100 N196 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए R400, ऑप्शन बी S324, ऑप्शन सी S400, ऑप्शन डी R324। क्या लग रहा स्क्वायर फॉलो हो रहा है। है? हाँ, आंसर अच्छा, ये है R324। यस, R324, करेक्ट। तो यही है मामला। ठीक है,
अल्फान्यूमेरिक सीरीज का यही मामला कि नंबर और लेटर दोनों पैटर्न में रहेंगे और दोनों का यूज होगा नेक्स्ट पैटर्न को डिड्यूस करने में। ठीक है, सीरीज यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस में, जो कि थोड़ा आसान चैप्टर लगेगा एज कंपेयर टू सीरीज, बिकॉज वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, 395 में था। ठीक है, हाँ, तो जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस है, ठीक है, इसको मिटा दूं, लिख लिया आपने? हाँ हाँ मिटा दो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये एक्चुअली है बहुत छोटा चैप्टर। इसमें बस आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता होना चाहिए, किस तरह के सवाल आते हैं, और आप बना लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं भी नहीं, इसमें बस 6 एग्जाम्पल है मेरे पास। लिटरली एक पेज का चैप्टर है, तो 6 एग्जाम्पल्स हैं, तो बेसिकली हम मान के चलेंगे कि यही 6 तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ, ये ना थोड़ा नीचे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा लगेगा ढंग से। हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ नंदू एंड शोभित आर 20 and 24 years। ठीक है, अरे यार ये गलत सलत लिखा जा रहा है भाई साहब। बेसिकली आप देख लीजिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, नंदू एक आदमी है, शोभित एक आदमी है। नंदू की उम्र 20 साल है, शोभित की उम्र 24 साल है। ठीक है, तो बताना है कि नंदू और शोभित की उम्र का रेशियो निकालना है, लेकिन रेशियो निकालना है किसका? नंदू की उम्र 4 साल पहले डिवाइडेड बाय शोभित की उम्र 4 साल बाद। आंसर बताइए विशु। 16 और 28। हाँ, तो उसको सॉल्व करके बताइए। अच्छा, 16/28 यानी 4 7। अच्छे से बोलिए। 4 फोर और 7 का रेशियो। 4:7 बोलते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? इज टू 4:7 बोलिए। 4:7। यस, तो ठीक है, हाँ यही है। ये हो गया पहला सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आएगा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, आएगा तो इस पे 10 सेकंड भी वेस्ट करना ज्यादा है, जल्दी करके निकलना होता है। ठीक है, एक्चुअली एज का प्रॉब्लम आता ही है मार्क्स देने के लिए, एज का प्रॉब्लम, बोट वाला प्रॉब्लम, ये सब। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये जो ऐसा लिखा है ना, ऐसे ही आप एग्जाम में सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि एग्जाम में मैं समझा, ये जो लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, समझा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, तो आपको खुद समझ करके ये सब लिखना होगा। तो प्रेजेंट को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे, और ऐसी बातें। तो प्रेजेंट में 2 लोग हैं, अरुण और दीपक। इनके प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है, अरुण और दीपक का, वो है 4:3।
ठीक है। अब 6 साल के बाद, तो देखिए कैसे लिखे, 6 साल के बाद अरुण का जो एज है, अरुण का एज है वो 26 साल हो गया। तो बताना है आपको दीपक का एज प्रेजेंट में, याद रखिएगा प्रेजेंट में। विशु आंसर। प्रोसेस समझ नहीं पा आ रही है? रहा। अच्छा, मैं समझ गया, प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए, रेशियो अभी हम लोग ढंग से पढ़े नहीं है, तो रेशियो जब हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, जब ऐसे दिया रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में था कि भाई साहब उनकी एज दी हुई थी, रेशियो पूछ रहा था, तो हमें ये इतना पता है कि ए डिवाइड कर देना है, आ जाएगा, कुछ घटा के जोड़ के डिवाइड कर देना है। अगर रेशियो दिया रहा है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे कि इसका एज कितना कुछ होगा, मान लेते हैं इसका एज स्मॉल ए, इसका एज स्मॉल डी, ए और डी को डिवाइड किए होंगे तो 4/3 आया होगा। तो क्यों ना इस एज को हम 4x मान लें और डी को 3x मान लें, मान सकते हैं विशु? हाँ हाँ। राइट, क्योंकि जब डिवाइड किए करेंगे तो वो x कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो बिना बिना किसी दिक्कत के 4x और 3x मान सकते हैं। कभी भी रेशियो दिया रहे तो आप उसको एक वेरिएबल मान करके उन दोनों को हम नंबर्स की तरह यूज कर सकते हैं। अब वो रेशियो नहीं है, वो नंबर है, 4x और 3x। तो 4x और 3x हो गया दोनों का प्रेजेंट एज। 6 साल के बाद अरुण का एज 26 साल हो जाता है, और हम हमारे हिसाब से वो 4x है, तो उसमें से 6 जोड़ दो, ये हो गया इक्वल टू 26, क्योंकि वो दिया हुआ है। तो अब 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5। तो पूछ रहा है कि दीपक का प्रेजेंट एज, दीपक का प्रेजेंट एज कितना है, 3x है, यानी कि 3 इंटू 5, एक्स की वैल्यू 5 आई थी, 15 ईयर्स, 15 साल का है दीपक अभी। बात समझ में आई? हाँ हाँ, तो यही तरीका है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मैं ढूंढ रहा हूं कि आप एक सवाल बनाइए, ठीक है, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, सवाल है, लेट्स सी, वो ढूंढ रहा हूं जहां पे रेशियो का यूज हो। बट अगर इसी क्वेश्चन में दीपक की आयु मतलब 6 साल बाद पूछी होती तो क्या होता। हाँ, तो बस आपको पहले प्रेजेंट निकालना होता, तो प्रेजेंट तो 15 ही होता, उसमें 6 जोड़ देना होता, तो 21, है ना? हाँ, तो चलिए एक सवाल बनाइए। सवाल है, इसी पे बेस्ड है कि दो लोग हैं, दोनों का एज का रेशियो है, ए और बी दो लोग हैं, दोनों के एज का रेशियो दिया हुआ है 3/2, 3:2, है ना? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस दिया हुआ है 216 साल। तो आपको बताना है कि सम ऑफ देयर एजेस कितना होगा। प्रोडक्ट दे रखा है 216, प्रोडक्ट समझते हैं ना, मल्टीप्लाई, तो आपको एडिशन बताना है, सम ऑफ देयर एजेस बताना है। ए इंटू बी दिया हुआ है 216, ए प्लस बी बताना है, और ए बाई बी दिया हुआ है 3/2। विशु आंसर। 30। 30, 30, हाँ 30। हाँ हाँ हाँ। ओके, हाँ ओके, देखते हैं। तो आपने कैसे शुरू किया होगा, आपने ऐसे शुरू किया होगा कि
जैसे 3x और 2x, ए और बी की एज मल्टीप्लाई किया होगा, सो 6x² 216, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216/6, ये 36 होता है। तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो a का एज है 3x है ना, तो 18, और b का एज है 2x है ना, तो 12। तो a प्लस बी 18 और 13, 18 और 12 30, करेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए तीसरे सवाल पे। ऐसे करके आपको अभी बनाना है कम से कम, अभी 2 सवाल हुए हैं और 4 सवाल बनाने हैं, फिर रेशियो मतलब एजेस वाले सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, बट इससे ना बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इसमें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons। कह रहा है कि एक आदमी है मैन, उसके 2 बेटे हैं S1 S2। ठीक है, इन दोनों का जो सम है एज का, ठीक है, इस आदमी की उम्र उससे 3 गुना ज्यादा है, 3 times द सम ऑफ देयर एजेस। ये हो गया, ये दिया हुआ है। मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मैं वर्ड्स में नहीं लिख पा रहा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स में आएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, द एज ऑफ अ मैन, टुकड़ों में देखिए, इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो क्या किया, 2 sons का सम लिखा, मैन की एज लिखी और 3 times लिखा। तो 3 यहां होना चाहिए या यहां होना चाहिए, नहीं यहां होना चाहिए, क्योंकि मैन की उम्र 3 गुना है ना, मतलब एज, इस सम में अगर 3 से गुना करेंगे तो मैन की एज के बराबर होगा, उल्टा नहीं। ठीक है, 5 years hence his his age will be double of the sum of the ages of his sons। कह रहा है कि 5 साल के बाद, ठीक है, तो 5 साल के बाद m कितना हो जाएगा, m+5 हो जाएगा, और S1 कितना हो जाएगा, S1+5 हो जाएगा। उम्र तो सबकी सेम तरीके से बढ़ती है, और ये S2+5 हो जाएगा। तो 5 साल के बाद कह रहा है कि पिताजी की उम्र डबल हो जाती है सम ऑफ एजेस से, तो यहां 2 हो जाएगा। अब आपको बताना है पिताजी की उम्र, यानी m का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2 times S1 प्लस S2 प्लस 10। अब यहाँ पे एक्चुअली 3 वेरिएबल है, लेकिन ये 2 ही वेरिएबल है, क्योंकि S1 प्लस S2 को आप एक वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एक काम कीजिए, आप पहले S1 प्लस S2 का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो m कैंसिल हो जाएगा और S1 प्लस S2 का वैल्यू आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, m+5 माइनस m, तो बचेगा क्या, 5। 2 S1 प्लस S2 प्लस 10 माइनस 3 S1 प्लस S2, क्या आया, 2 टाइम्स इतना माइनस 3 टाइम्स इतना, तो माइनस S1 प्लस S2, और यहां 2 10 जा 20। ठीक है, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 में से 5 घटा 15, तो S1 प्लस S2 15 आ गया। निकालना है पिताजी का प्रेजेंट एज, यानी m की वैल्यू निकालनी है, तो वो 3 टाइम्स S1 प्लस S2 है, यानी 15 3 जा 45। तो 45 ईयर्स जो है वो मैन की प्रेजेंट एज है। ये बात समझ में आई विशु, कैसे किया, हाँ। राइट। ठीक है, तो ये है मामला। ठीक है, ये एक्चुअली अलग अलग तरह के सवाल हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीसरा सवाल था। ठीक है, आई होप आप थोड़ा बहुत नोट कर रहे होंगे, बिकॉज ये तो मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया। आई रियलाइज कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको खुद ही सॉल्व करना ठीक रहेगा।
तो आप गौर से सुनते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है। 1930 में, साल बोल रहा है 1930 में, एक आदमी था ए, उसकी एज 8 गुना थी उसके बेटे की एज के। एस ए, एस ए मतलब ए का बेटा, ठीक है। अब 1938 में, देख रहे हो, पहले 8 साल के बाद बोलता था, अब सीधे ईयर देने लगा, तो हमको समझना है 8 साल के बाद। द फादर्स एज बिकम्स 10 टाइम्स हिज एज, हिज सन्स एज इन 1930। क्या कह रहा है कि ये जो ए था उसकी उम्र है वो 10 गुना हो गई है उसके बेटे के उम्र के, लेकिन कब का? 1938 का नहीं, 1930 का। क्या है स्टेटमेंट? इन 1938 द फादर्स एज बिकम 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज इन 1930। जो 1930 में हमने एज माना वो ऐसे माना, तो 1938 में ए क्या हो जाएगा? ए हो, ये गलत लिखा गया थोड़ा सा। ये जो ए है 1938 में उसकी उम्र बढ़ेगी ना भाई, वो होगी ए प्लस, कितना लिखते हैं विशु? 8। 8, यस, इज इक्वल टू 10 एस ए। यहाँ ऐसे क्यों लिखे, यहाँ ऐसे प्लस 8 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 10 गुना है उसके बेटे के एज के, लेकिन वो वाला एज जो 1930 का था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताना है, क्वेश्चन है कि 1940 में बाप की उम्र जो कि ए प्लस 10 हो चुकी होगी, और बेटे की उम्र जो एस ए प्लस 10 हो चुकी होगी, क्योंकि एस ए तो 1930 की उम्र है ना, कितनी हो जाएगी ये बताना है, ठीक है। ए प्लस 10 की वैल्यू और एस ए प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा? सिंपल है, देखिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को। ए प्लस ए माइनस ए, तो 8 बचा। 10 एस ए माइनस 8 एस ए, तो 2 एस ए हो गया। तो एस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4 साल। छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है। तो 1940 में 4 साल का बच्चा कितने साल का होगा? 14 साल का। और उसके पिताजी कितने साल के होंगे? तो ए बराबर 8 ऐसे था, 32 ईयर्स के पिताजी थे उसके। 1940 में वो 42 के हो जाएंगे। 42 और 14, यही आंसर है। बात समझ में आई? हाँ। राइट। ये वाला सवाल तो तुम भी कर सकते थे, मतलब ये तो सिंपल था। मतलब बस अब ईयर बताने के बजाय कि इतने साल बाद, इतने साल पहले, अब वो साल ही दे दिया तुमको, फिर वो कैलेंडर में ही बात करने लगा। यही अंतर है। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन बना के देखिए विशु। क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ए कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। एक कपल है, राम सीता की एक बेटी एक बेटा है। हम्म, बबीता और बॉबी। ये सब लिखा नहीं हुआ है, ये मैंने खुद एज्यूम किया है। इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर। तो फादर की एज 3 टाइम्स है बबीता की एज के, यानी उसकी डॉटर की एज के। एंड एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। तो ऐसा है, बॉबी की एज सीता की एज की हाफ है, ठीक है। अब कह रहा है कि द वाइफ इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड। वाइफ इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड। इसका मतलब कि आर जो है वो एस से 9 साल बड़ा है, यानी अगर एस और आर को बराबर होना है तो एस में 9 ऐड करना पड़ेगा, राइट।
और द ब्रदर इज 7 years older than his sister. द ब्रदर इज यानी बॉबी 7 years older than सिस्टर, यानी कि बबीता और बॉबी का एज अगर बराबर करना है तो उसमें 7 साल बबीता के एज में ऐड करना होगा। ये बात समझ गए? ये जो तुमने ये किया है सीता में, ये 9 ऐड किया है, ये माइनस होगा ना 9? 9 साल कम। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द वाइफ इज 9 years यंगर देन हर हस्बैंड। ठीक है, मतलब कि वो अपने हस्बैंड से 9 साल छोटी है, राइट? तो अगर 9 साल का अंतर है, 9 साल छोटी है, तो कौन छोटी है? सीता ना। तो सीता में 9 साल ऐड करेंगे तब तो वो राम के एज के बराबर आएगी। समझ पा रहे हो? वहां माइनस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उससे तो ये पता चल रहा है कि सीता की एज में 9 माइनस करना पड़ेगा तब वो राम की एज के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सीता तो बड़ी हो गई। अगर राम 31 साल का है मतलब सीता 40 साल की है। अब उसमें से 9 घटाएंगे तब आएगा राम के एज के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, कि द वाइफ इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड। तो बताओ, हमारे एग्जाम्पल में जो हमने लिया है विशु, हस्बैंड कौन है? राम। राम। और वाइफ कौन है? सीता। यंगर कौन है? सीता। राइट। तो यंगर मतलब छोटी, मतलब उसका जो एज है वो कम है। ये बात समझ में आ रही है? यंगर मतलब क्या? हाँ कि हाँ, उसकी कम है। एज कम है। तो अगर कोई चीज कम है मतलब एस जो है वो कम है, उसको एक नंबर मानो। एस एक संख्या है जो कम है आर से। कितनी कम है? 9 कम है। तो 9 ऐड करेंगे तब तो वो आर के बराबर होगा। ये बात समझी? हाँ। यही बात कि अगर आप छोटी हैं, अगर आप 2 साल छोटी हैं अपने भाई से, तो आपके उम्र में 2 साल ऐड करेंगे तब तो आपका उम्र जो है वो भाई के बराबर आएगा। आप है 22 साल की, आपके भाई है 24 साल के, तो 22 में 2 ऐड करेंगे तब तो 24 आएगा। वही वही है, वही बात है। तो इतना सारा इक्वेशन लिख दिया हमने। क्या क्या लिख दिया? हर स्टेटमेंट पे एक इक्वेशन बन गया इसमें। 1 2 3 4। और वेरिएबल कितने हैं? 4 ही हैं, एस आर बॉब और बैब, बॉबी और बबीता। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मदर की एज निकालनी है। मदर कौन? सीता। यस। तो एस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा? तो जितना हो सके सब कुछ एस में कन्वर्ट करना शुरू करो। ठीक है, जैसे ये जो बॉबी है उसकी एज हाफ ऑफ एस है। ठीक है, तो जहां भी बॉबी लिखा है वहां हाफ ऑफ एस डाल देना है। तो यहां बॉबी लिखा है, यहां डाल दीजिए हाफ ऑफ एस। हाफ ऑफ एस इज इक्वल टू बबीता जो है वो राम, ये वाला इक्वेशन। तो बबीता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राम/3 +7। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। तो ये 3s हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, +42। ये एक इक्वेशन आ गया। समझे कैसे आया? हाँ हाँ। राइट। अब दो इक्वेशन है, एक ये वाला s+9 इज इक्वल टू आर, और एक ये वाला जो हमने इन तीनों का यूज करके निकाला है। अब इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। अब सॉल्व हो जाएगा।
यानी जितने वेरिएबल होते हैं उतना ही अगर इक्वेशन हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर उनमें से कोई कम ज्यादा हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हमको एस की वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां आर है वहां वहां एस कर दो। तो आर की जगह लिख दो एस प्लस 9, इस इक्वेशन में तो आया था, लिख दो 3s इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस प्लस 9 प्लस 42। तो 3s माइनस 2s, ये हो गया s, और 9 टू जा 18 और प्लस 42 यानी 60। बात समझ में आई? हाँ 3s इज इक्वल टू 2s प्लस 9 प्लस 42, हमने बस सॉल्व किया है। s इज इक्वल टू 60, 60 साल की है सीता। मैं तो यंग इमेजिन कर रहा था, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें 4 स्टेटमेंट 4 इक्वेशन बने, कोई रेशियो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे। आखिरी सवाल, और फिर एजेस वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आज शायद एवरेजेस और परसेंटेज हम लोग ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगेन टाइम इज ऑलरेडी अप, ठीक है। बट ये आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो आखिरी सवाल है, इसको आप बनाइएगा विशु, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ अनुपम एंड राजू, अनुपम एंड राजू, और प्रेजेंट की बात हो रही है, आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, 3 years hence, इस बार मैंने वर्ड में लिख दिया है, 3 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, अनुपम और राजू के जो एज का रेशियो है 3 साल, 3 years hence, अब hence का मतलब क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। तो बताना है आपको कि राजू की प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज बतानी है। हाँ 5:4। 5:4 नहीं, मतलब अरे एज बतानी है ना, ये तो रेशियो बता रही हैं आप, रेशियो तो दिया ही हुआ है। हाँ, ये है 30 और 24। राजू की कितनी है? 24 यस, करेक्ट। कैसे किया? पहले बताइए, 3 years हेंस का मतलब आपने क्या समझा? मतलब 3 साल बाद। यस, गुड। फिर आपने शुरू किया होगा ऐसे करके कि अनुपम की प्रेजेंट एज को 5x मान लो, राजू की 4x मान लो, हाँ फिर आपने 5x+3 बाई 4x+3 किया होगा, 3 साल के बाद अनुपम की एज, 3 साल के बाद राजू की एज, दोनों को डिवाइड किया तो 11/9 आ रहा है, और इसको सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो राजू की एज 24, करेक्ट।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो आज के रीजनिंग के चैप्टर्स हो गए। ठीक है, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि एवरेज और परसेंटेज दोनों कंप्लीट कर लें। ठीक है, और एक रीजनिंग का चैप्टर कर लें। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी उम्मीद के हिसाब से 31 अगस्त या 1 सितंबर 2 सितंबर तक ये पूरा सिलेबस क्वांट रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगी तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं साथ बैठ के, कि बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हैं, जहां डेली हम लोग 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करके घर जाएंगे। ठीक है, क्या लगता है, सही रहेगा? हाँ सही रहेगा। राइट। और बाकी अभी इस चैनल पे बहुत सारी चीज सोचा है, जैसे अभी से मैं डेली वो जो 100 MCQs वाला हमने सोचा था एक बार कि डेली 100 MCQs सॉल्व करने यूपीएससी के, तो मुझे लगा कि ये एक ही तरीके से हो सकता है, अगर मैं डेली इस चैनल पर आकर एक वीडियो डाल दूं, वीडियो डालते हुए मैं सॉल्व करूं, तो मैं कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरे पास इंसेंटिव ही नहीं है कि मैं 100 MCQ कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि वही फोरम वाला बुकलेट लेके हम लोग जो है 100 MCQs करेंगे। अगर तुमको ज्वाइन करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच इट और समथिंग लाइक दैट। और संडे को तो हम लोग वो कर ही रहे हैं, लाइक संडे को जो एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं मेंस पेपर का, जीएस मेंस का, तो वो हम लोग करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ 1 घंटे का होगा ना? हाँ, एक मतलब एक्टिव रिकॉल। नहीं नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो टेक्निकली तो हम्म। प्रीलिम्स ऐसा है कि हमें क्या कहते हैं, वो 2 घंटे मिलते हैं ना 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के। लेकिन ध्यान से देखो तो वो 2 घंटे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के बाउंसर क्वेश्चंस, कोई करंट अफेयर्स है, कोई इकोनॉमिक्स है, सब जोड़ जाड़ के 2 घंटे मिलते हैं। तो अगर पॉलिटी के एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि फोरम में तो चैप्टर वाइज है, तो हमें शायद एक ही घंटे में कर लेना चाहिए, बिकॉज उनमें तो बाउंसर का स्कोप है नहीं, वो तो लाइन से रहेगा सब कुछ। तो इसलिए 1 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे 100 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, ओके। तो कुछ दिन मैं सस्टेन करता हूँ, जैसे आज, आज तुम्हारे पास वक्त है, हम लोग करें या फिर कल से? अभी मतलब? हाँ, अभी मतलब लाइक इन इन हाफ एन आवर। हाँ हाँ, कर लूँगी। ठीक है, तो तो फिर आकर के हम लोग करते हैं, एंड देन हाफ एन आवर में आप देख लीजिए, मतलब जो भी ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट, एंड देन उसके बाद हम लोग बेसिकली अभी 9:20 हो रहा है, लेट्स मीट एट 10। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं, 10 से 1 घंटे में ओके। वी विल सॉल्व 100 MCQs एंड दैट विल बी गुड। ठीक है, फिर एंड करें इसको। हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, विश यू फॉर दिस सेशन।